हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि एक वैश्विक महामारी कोरोना का खतरा पूरे संसार के ऊपर मंडरा रहा है। शायद प्रकृति हमसे नाराज है। कई बार प्रकृति कुछ ऐसा कर जाती है कि जिसके निकलने के बाद अगर हम सोचें तो शायद हमें विश्वास नहीं होगा। और ये बात भी जाहिर है कि क्या कभी ऐसा होगा, ये हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। एक ऐसी भयंकर महामारी जो हमें चारों ओर से घेर लेगी। ये जो पूरी घटना है वो इस प्रकार से चल रही है जैसे कि कोई फिल्म चल रही है, लेकिन फिल्म में तो कोई ऐसी घटना किसी एक शहर या देश में होती है, लेकिन यहाँ तो पूरा संसार ही इसका शिकार बना हुआ है। देखो, इस कोरोना महामारी में प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे रास्ते दिखाए हैं जिन पर हम चल तो सकते थे, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहे थे। हो सकता है शायद प्रकृति हमें कुछ एक नए रास्ते दिखाना चाह रही हो या ऐसे बदलाव लाना चाह रही हो हमारी ज़िंदगी में जिनकी हमें आवश्यकता हो। तो देखो बच्चों, ये सब बातें कहने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप इस कोरोना महामारी का डटकर मुकाबला कीजिए। इससे घबराए नहीं, अपने आप को सुरक्षित रखें और इस कोरोना काल में भी अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखें। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। तो देखो, सिंपल सी बात है कि लघु बीजाणुओं के निर्माण की जो क्रिया है उसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि जो परागकोश होता है उसकी लघु बीजाणुदानी में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है उनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और इन्हीं लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परागकोश की लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं, परागकोश की लघु बीजाणुदानी लघु बीजाणुदानी में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्विगुणित को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित लघु बीजाणु अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया के निर्माण की क्रिया
लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यहाँ 4 लिख देता हूँ मैं, 4 बनते हैं। 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। और जो लघु बीजाणु बनते हैं ये चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं मैं, ये लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं, टेट्राड फॉर्म में पाए जाते हैं। चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। ये चतुष्क निम्न प्रकार के होते हैं। ये चतुष्क निम्न प्रकार के होते हैं। तो इनके नाम लिखता हूं मैं। 5 प्रकार के होते हैं। एक तो चतुष्फलकीय, एक होता है समद्विपार्श्विक, तीसरा प्रकार है इसका क्रोशित, और चौथा प्रकार है रेखीय, लाइनियर, और जो 5वां प्रकार है वो है टी आकारिकीय। टी आकारीय या टी शेप। ठीक है, तो देखो लघु बीजाणु जनन की डेफिनेशन कि जो परागकोश की लघु बीजाणुदानी होती है उस लघु बीजाणुदानी में पाई जाने वाली लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की जो क्रिया है उसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और जो ये लघु बीजाणु बनते हैं ये चतुष्क के रूप में बनते हैं, 4-4 के समूह में बनते हैं। और ये चतुष्क 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार चतुष्फलकीय, दूसरा समद्विपार्श्विक, तीसरा क्रोशित और चौथा रेखीय और 5वां है टी आकारीय। तो इनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं इधर डायग्राम बना देता हूँ 5 फॉर्म के। ये वाली फॉर्म में चतुष्फलकीय, देखो चतुष्फलकीय में क्या होता है कि जो चारों लघु बीजाणु होते हैं चतुष्क में, ये सभी चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। और किसी भी तल से अगर हम इन्हें देखेंगे तो केवल 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। ऐसी व्यवस्था कहलाती है चतुष्फलकीय। और जो दूसरा प्रकार है ये समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक। और जो तीसरा प्रकार है वो है
क्रोशित, और जो चौथा प्रकार है वो है रेखीय। जब सभी लघु बीजाणु ऐसे एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हम रेखीय। और जो पांचवा प्रकार है वो है टी आकारीय। इसका डायग्राम बनाता हूं मैं। ये दो लघु बीजाणु तो एक दूसरे के अनुप्रस्थ में रहेंगे और नीचे के दो लघु बीजाणु एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। ये टी आकारीय। ठीक है, तो ये पांचों डायग्राम है। पहला वाला चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में क्या होता है कि जो चारों लघु बीजाणु हैं वो एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं और किसी भी एक तल से देखते हैं तो केवल तीन ही लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। समद्विपार्श्विक में क्या होता है, इसमें किसी भी तल से देखने पर चारों लघु बीजाणु एक साथ दिखाई देते हैं। और क्रोशित में क्या होता है कि ऊपर वाले दो लघु बीजाणु नीचे वाले दो लघु बीजाणुओं के समकोण पर स्थित होते हैं। ऐसी व्यवस्था कहलाती है क्रोशित। टी रेखीय में क्या होता है कि सभी लघु बीजाणु जो होते हैं एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये होता है रेखीय। और टी आकारीय में क्या होता है कि ऊपर के जो दो लघु बीजाणु हैं वो एक दूसरे के अनुप्रस्थ होते हैं अगल बगल, और जो नीचे के दो लघु बीजाणु हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं बताता हूँ उनके बारे में। जो पहला प्रकार है वो है चतुष्फलकीय। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें सभी लघु बीजाणु मीन्स चतुष्क के चारों लघु बीजाणु, इसमें सभी लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित होते हैं या स्थित होते हैं, और किसी भी तल से देखने पर तल से देखने पर केवल तीन लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। जो चौथा लघु बीजाणु होता है वो इनके पीछे की ओर स्थित होता है। केवल तीन लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। तो ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में। ठीक है, दूसरा प्रकार है समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक
देखो इसमें क्या होता है कि किसी भी तल से देखने पर चारों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं एक साथ, तो उसे इस व्यवस्था को कहते हैं हम समद्विपार्श्विक। इसमें लिख सकते हैं किसी भी तल से देखने पर किसी भी तल से देखने पर चारों लघु बीजाणु एक साथ दिखाई देते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में, अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में। ठीक है, अब तीसरा प्रकार है क्रोशित। तीसरा है क्रोशित। देखो इस क्रोशित में क्या होता है, ऊपर वाले दो लघु बीजाणु नीचे वाले दो लघु बीजाणुओं के समकोण पर स्थित होते हैं और एक क्रॉस आकार की संरचना बनाते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं इसमें ऊपर वाले दो लघु बीजाणु नीचे वाले दो लघु बीजाणु के समकोण पर स्थित होते हैं, के समकोण पर स्थित होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है मैग्नोलिया। मैग्नोलिया चौथा प्रकार है अपना रेखीय। तो देखो इसमें क्या होता है, जो सभी लघु बीजाणु हैं वह एक दूसरे के लंबवत रूप से व्यवस्थित होते हैं और एक रेखा का निर्माण करते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हम, इसमें सभी लघु बीजाणु एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं और एक सीधी रेखा का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण है एलोफिला। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, एलोफिला। यहाँ दिखाई नहीं देगा। मैं इस रेखीय का एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ। उधर एग्जाम्पल है इसका एलोफिला। ठीक है, तो ये थे चार प्रकार हो गए। एक और बच रहा टी आकारीय। इस टी आकारीय में क्या होता है, देखो ऊपर वाले दो लघु बीजाणु तो आपस में अनुप्रस्थ स्थित होते हैं और नीचे वाले दो लघु बीजाणु लंबवत रूप से स्थित होते हैं। ठीक है, और ऐसा होता है एरिस्टोलोकिया में।
तो इधर जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर बता रहा हूँ उसके बारे में, यहाँ देखना। इसमें ऊपर वाले 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ व नीचे वाले 2 लघु बीजाणु लंबवत स्थित होते हैं। लंबवत है यहाँ पर, लंबवत स्थित होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया, ठीक है। तो ये 5 प्रकार कंप्लीट हो गए। पहला प्रकार था चतुष्फलकीय, जिसमें क्या होता है कि चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, लेकिन किसी तल से देखने पर एक केवल 3 ही दिखाई देते हैं, और ऐसा होता है अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में। दूसरा प्रकार है समद्विपार्श्विक, जिसमें किसी भी तल से देखने पर चारों लघु बीजाणु एक साथ दिखाई देते हैं, वो होता है समद्विपार्श्विक, और ऐसी व्यवस्था पाई जाती है अधिकांश एकबीजपत्री पादपों में। तीसरा प्रकार पढ़ा हमने क्रोशित। क्रोशित में क्या होता है, जिसमें ऊपर के 2 लघु बीजाणु और नीचे के 2 लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं, ठीक है। और जो रेखीय क्रम में होते हैं, इसमें सभी लघु बीजाणु एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं और एक रेखाकार रेखीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। और ऐसे होता है, किसमें होता है ऐसा, हेलोपिला में। क्रोशित प्रकार किसमें होता है, मैग्नोलिया में। और जो लास्ट पढ़ा हमने टी आकार की है, इसमें 2 लघु बीजाणु, ऊपर के 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ होते हैं, अनुप्रस्थ अगल बगल, ठीक है। और नीचे के जो 2 लघु बीजाणु हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे यानी कि लंबवत होते हैं। और इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है एरिस्टोलोकिया। ये यहाँ पर है एरिस्टोलोकिया, ठीक है। तो ये था लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन में जो 4 प्रकार के लघु बीजाणु बनते हैं वो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और ये चतुष्क 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार हमने देखे, चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्विक, क्रोशित, रेखीय और टी आकारीय। सभी के एक एग्जाम्पल देख लिए, सभी के डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। अब देखो परिभाषा सिंपल है, परागकोश की लघु बीजाणुदानी। भाई लघु बीजाणुदानियाँ कहाँ पाई जाती है, परागकोश में। हमने पढ़ा था कि प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणुदानियाँ पाई जाती है। पालियाँ तो 2 होती है और लघु बीजाणुदानियाँ 4 होती है। और इन लघु बीजाणुदानियों में लास्ट में क्या बनती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है। और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से प्रत्येक कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ नोट लिखाता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अगर आप साथ के साथ नोट्स लिखते चलोगे
तो अच्छा होगा। अगर बोर्ड में समझ में नहीं आए तो मैं बोलता हूँ, उसको सुन के भी आप लिख सकते हो। देखो नोट फर्स्ट। तो देखो जो चतुष्क में जो चारों लघु बीजाणु होते हैं वे केलोज भित्ति के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और जब ये केलोज भित्ति नष्ट हो जाती है तो ये चारों लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं। अब अलग होने के बाद इन्हीं लघु बीजाणुओं को हम क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुष्क में चारों लघु बीजाणु केलोज भित्ति के द्वारा, एक केलोज एक रासायनिक पदार्थ है, केलोज भित्ति के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जिसके नष्ट होने पर चारों लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं। जिन्हें परागकण कहते हैं। अब अलग होने के बाद इन लघु बीजाणुओं को हम क्या बोलेंगे? परागकण, जिन्हें परागकण कहते हैं, ठीक है। दूसरा नोट सेकंड है। देखो कभी कभी पराग पाली में परागकण संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और इसे क्या कहते हैं अपन? परागपिंड। इसे परागपिंड कहते हैं। ऐसा होता है आँख और आँख, एक होता है आर्किड। ठीक है, तो ये थे भाई जो चतुष्क में जो चारों लघु बीजाणु होते हैं वो केलोज भित्ति के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं और जैसे ही ये केलोज भित्ति नष्ट होती है ये लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं और अलग होने पर अब इन्हीं लघु बीजाणुओं को हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम परागकण कहते हैं। ठीक है, और आँख और आर्किड में क्या होता है कि परागपाली में परागकण संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि अलग नहीं होते, जुड़े हुए रहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? परागपिंड कहते हैं। ठीक है, अब एक नोट और लिखता हूँ मैं, नोट सेकंड, एक और नोट फर्स्ट। जो ये केलोज भित्ति नष्ट होती है ये केलेज एंजाइम बनता है बाद में, उस केलेज एंजाइम के द्वारा नष्ट होती है और ये केलेज एंजाइम टेपिटम के द्वारा स्रावित होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। केलोज भित्ति, केलोज
भित्ति केलेज एंजाइम के द्वारा विघटित होती है। विघटित होती है जो और ये केलेज एंजाइम और यह केलेज एंजाइम टेपिटम के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है। और एक और है नोट सेकंड, नोट 4। ड्रोसेरा में परागकण चतुष्क अवस्था में पाए जाते हैं। चतुष्क अवस्था में पाए जाते हैं। इसे संयुक्त परागकण कहते हैं। संयुक्त परागकण कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, नोट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर। पहला नोट था कि चतुष्क में चारों लघु बीजाणु आपस में केलोज भित्ति के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, और जब एक केलोज भित्ति नष्ट हो जाती है तो चारों लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं, और इन्हें हम अब क्या बोलेंगे, लघु परागकण कहते हैं। लघु बीजाणुओं के अलग होने के बाद में अब इन्हीं लघु बीजाणुओं को हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ठीक है। और कभी कभी परागपाली में परागकण संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसे हम परागपिंड कहते हैं। ठीक है। और केलोज भित्ति किसके द्वारा नष्ट होती है, केलेज एंजाइम के द्वारा नष्ट होती है। और ये जो केलेज एंजाइम है ये किसके द्वारा स्रावित होता है, टेपिटम के द्वारा। और ड्रोसेरा में परागकण चतुष्क अवस्था में पाए जाते हैं, इसे संयुक्त परागकण कहते हैं। ठीक है।